नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आप सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी आप लोग की बढ़िया चल रही होगी। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस का आपका जो एडमिट कार्ड है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। मान के चलिए 10 दिन पहले या फिर एक हफ्ते पहले तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जब भी एडमिट कार्ड आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आने दीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पर एसएससी एमटीएस का जो है एक प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। 5 अक्टूबर को आपका एग्जाम होना तय है। तो किस तरीके से पेपर आ सकता है, आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग, मैथ, ठीक है ना, जीके, इंग्लिश, लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का अपना सबसे पहला सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो सबसे अलग संख्या युग्म कौन सा है, चलिए आप लोग बताइए। 10 का आ रहा है 100, 11 से आ रहा है 121, 14 से आ रहा है 196, 15 से आ रहा है 125। देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का होता है 225, ना कि 125। तो यहां पर आपको 125 रखा, जो कि गलत है। सही जवाब क्या होगा, 225। क्लियर है। तो गलती कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में। निम्नांकित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए, CE, IK, PR, SB। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए C, DE, IJK, PQR, STUV। तो बाकी सभी में आप लोग का +2 का गैप है और यहाँ पर 3 का गैप चल रहा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अध्यापक, मनुष्य और कुत्ते। देखिए अध्यापक, मनुष्य। देखिए मनुष्य में आपके अध्यापक तो आते हैं, क्योंकि अध्यापक भी क्या एक मनुष्य है, इंसान है। तो अध्यापक जो है मनुष्य के अंतर्गत आ गए। लेकिन कुत्ते आप लोग के बिल्कुल अलग होते हैं, ये हमारे एनिमल में आते हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। विद्यार्थी का दे रखा है विद्यालय, तो सैनिक का क्या होगा, सेना, अस्त्र, कर्तव्य, बंदूक। जो संबंध विद्यार्थी का विद्यालय से है वही संबंध सैनिक का सेना से है। जो संबंध विद्यार्थी का विद्यालय से है वही संबंध सैनिक का सेना से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्मी, सेना। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 32, 144, 56। अगला स्टेप आपका क्या होगा बताइए। देखिए 32 है, डिवाइड बाई 2 किया मैंने, 16 आ गया, और 16 के 9 से मल्टीप्लाई कराई, तो 16 निमा 144। सेम दे रखा है 56, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और 28 की 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 28 निमा 252। क्लियर है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 252। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनें। देखिए दोस्तों करंट अफेयर अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं डेली आप लोग को करंट अफेयर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि करंट अफेयर के लिए आप सभी लोग जो है बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और उसमें मैंने करंट अफेयर लगभग आप लोग के लिए कंप्लीट भी करा दिया। ठीक है ना। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, क्लास को मिलकर शेयर करें और ध्यान से पढ़ते चलें। बाकी लोग भाई कितने रह गए, कितना जो है आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग बस लगे रहिए, ऐसे ही मेहनत आप लोग को करनी है। देखिए PN RK, तो CT से क्या होगा, देखिए दोस्तों PN से मेरा आ रहा है RK, तो PQR प्लस का 2। ओके, KLMN, तो N से K आ रहा है माइनस का 3, यही लगाना CT पर, तो C से मेरा क्या आएगा, +2 चलेगा आगे, तो CDE
तो यहाँ पर E आ जाएगा। और इधर T से 3 स्टेप पीछे आपको आना है, तो QRST होगा ना, तो QRST तो -3 हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर आ रहा है EQ बिल्कुल राइट है। यानी कि दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। AZCXMN अगला स्टेप क्या होगा बताइए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा AZCX MN अगला स्टेप क्या होगा बताइए। तो A B C और इधर से हमारा XYZ इधर चल रहा है -2, तो MNO O आ गया। और इधर चल रहा है N से पहले आपका 2 स्टेप क्या था LMN, इधर -2 चल रहा है। तो यहाँ पर आपका लॉजिक चल रहा है +2 -2, तो +2 -2 को फॉलो किया, मेरा सही जवाब आ जाएगा OL। तो जिनका भी आंसर आ रहा है OL आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, A B से छोटा है तो आप लोग क्या लिखोगे कि हाँ भाई A जो है B से छोटा है, तो A हमारा B से छोटा हो गया। B C से बड़ा है, अब B जो है हमारा C से बड़ा है तो C को आगे बना देंगे, तो B हमारा C से बड़ा है। C A से छोटा है, हो गया ना, तो A से छोटा C हो गया। चलिए D मेरा B से बड़ा है। अब B से दोस्तों बड़ा कौन है, B से बड़ा है D, तो B से कौन बड़ा है आपका D बड़ा है। तो बताइए ABCD में सबसे छोटा कौन है, ये है आपका सबसे बड़ा, हो गया ना, तो D हमारा आ गया सबसे बड़ा आ गया। और C देखिए दोस्तों हमारा ये लेस देन है, तो ये है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है आपका, तो इसमें आपका ABCD में सबसे छोटा है आपका C। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है C। चलिए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। 23 सितंबर के बाद जबकि उसके पिता को याद है कि उसका साक्षात्कार 25 सितंबर को पहले हुआ है। ओके, देखिए दोस्तों उसे याद है कि उसका इंटरव्यू जो है 23 सितंबर के बाद हुआ था, उसके पापा को याद है कि उसका इंटरव्यू 25 सितंबर से पहले हुआ था। तो आखिरकार उसका इंटरव्यू सितंबर महीने की किस तारीख को हुआ। देखिए इसको याद है कि 23 तारीख के बाद हुआ, पिताजी को याद है 25 तारीख से पहले हुआ, तो यानी कि कॉमन डेट आ रही है 24 सितंबर। तो 24 सितंबर वो दिन होगा जिस दिन उसका इंटरव्यू हुआ होगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 24 सितंबर। अगला सवाल देखिए, सभी बादल वर्षा है और कोई वर्षा जल नहीं है। कोई बादल जल नहीं है, कुछ बादल जल हैं। तो ये दे रखा है मेरा A और ये दे रखा है E। सभी बादल वर्षा है और कोई वर्षा जल नहीं है, तो वर्षा से वर्षा काट दिया। सभी बादल जल नहीं है, सभी बादल जल नहीं है, तो इसका मतलब A + E = E होता है। तो अगर सभी बादल तो क्या बोलेंगे, कोई बादल जल नहीं है, ये लिखा कोई बादल जल नहीं है, पहली वाली बात राइट है। अब कह रहा है कि कुछ बादल जल हैं, तो बादल जल नहीं बन रहा है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों हमारा सही जवाब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, केवल पहला वाला। ओके, तो केवल पहला ही निष्कर्ष मेरा सही है, दूसरा गलत है। क्यों, क्योंकि A + E = क्या होता है, E होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक विशिष्ट कोड भाषा में हेल्प को लिखते हैं दोस्तों GDKO, तो उसी कोड भाषा में फाइंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। हेल्प HELPGDKO GHDEKLOP। तो लॉजिक क्या मिला मैंने, लॉजिक मिला है हम लोगों को -1 -1 -1 -1। तो इसी लॉजिक को अप्लाई कीजिए फाइंड में, -1 -1 -1 -1। तो ये मेरा आ जाएगा EFHIMNCD। क्लियर है। तो यहां से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, EHMC। तो जिनका भी आंसर आ रहा है EHMC बिल्कुल करेक्ट है। आइए दोस्तों लेकर चलते हैं आप सभी को आगे और देखते हैं हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है।
एक विशिष्ट कोड भाषा में हैम को लिखा जाता है 21, रैम को लिखा जाता है 31, तो इसी कोड भाषा में ले को किस प्रकार लिखा जाएगा? हैम, HAM, RAM, LAY। तो देखिए दोस्तों, H आता है 8 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे। इनको जोड़िए, 13, 14, 8, 4, 12, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 22 हो गया। यहां कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। एक कम कर दिया, 21 बना लिया। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका आ रहा है 18, 1, और M आपका किस नंबर पे आता है? इजॉटी, M आता है 13 पर। तो 18, 19, 29, 30, 31, 32, तो 32 आ गया। एक कम किया, 31 आ गया। L आता है 12 पर, A आता है 1 नंबर पे, Y आता है 25 नंबर पे। तो 12, 1 और 25, 38, एक कम करें तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो साथियों, हमारा यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा? 37 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमारा अगला सवाल। अगला सवाल देखिए मैथ का है। मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में? तो x अपॉन y दे रखा है 5/4। तो आपको निकालना है कि देखिए x का मान 5 है, y का मान 4 है। आपको निकालना है 5x प्लस का 6y तथा 5x माइनस का 2y, इन दोनों का निकालना है अनुपात। तो देखिए दोस्तों, 5 5 ये 25 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। ये क्यों भाई? आपको पता है कि x का मान 5 है और y का मान 4 है, x का मान 5 है और y का मान 4 है, इसलिए। तो नीचे हो जाएगा दोस्तों 5 25, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 25 और 24 हो जाएगा मेरा 49। 25 और 24 मेरा कितना हो जाएगा? यहां से 49 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो 25 और 24 हमारे यहां से कितना आ जाएगा? 49। और इधर दोस्तों 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? फटाफट देखिए आप लोग, 17 हो गया ना। 15 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? आपका 15 है। 15 में से आप लोग काट चला गया, तो ये बचेगा आपका 17। तो यहां पर आपका 7 बचा, 2 में से गया 1, तो 17 आ जाएगा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 49/17। इसका मतलब है इन दोनों का जो अनुपात होगा ये होगा 49/17। अब देखिए आपका अगला सवाल। 17 संख्याओं का औसत जो है 12 है। दोस्तों 17 संख्याओं का औसत हमको दे रखा है 12 है। यदि दो संख्याएं 9 और 15 को हटा दिया जाए, यदि दो संख्याएं हैं 9 और 15, इनको हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए। अब 17 संख्याएं हैं जिनका औसत आप लोगों को 12 दिया गया। अगर दो संख्याएं 9 और 15 इसको हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? अब 12 दे रखा है, 17 संख्या होगा, 9 और 15 को हटा दो तो भाई कितना बचेगा आपका शेष? एवरेज निकालिए। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या दोस्तों? 17 संख्याओं का एवरेज तो टोटल योग निकाल लिया। इस योग में से मैंने 9 और 15 संख्या को हटा लिया, तो अब कितनी संख्या बची हैं? पहले 17 थी, 2 चली गई, 15 संख्या बची हैं। तो हमें बताना है कि 15 संख्याओं का एवरेज कितना होगा। 17 इंटू 12 तो ये आ जाएगा 204, 15 9 24 आ जाएगा। नीचे आपका 15 दे रखा है, 4 4 0, 200 में से 20 जाएगा 180, और 180/15 होता है 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो इस प्रकार मेरा अब एवरेज आ जाएगा 12। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि दो संख्या जो हटाई थी मैंने यहाँ पर 15 9 24, एवरेज पहले 12 था, 2 को हटा दिया, अभी भी 12 ही कम हो रहा है, तो हमारे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये था शॉर्टकट ट्रिक। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का मान 24 है, इनका एवरेज 12 आ रहा है, तो इस हिसाब से मेरे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एवरेज मेरा सेम रहा 12 का 12। अब बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल,
एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 80% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 80% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचेगा तो कितना लाभ होगा? अब देखिए आप लोग, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर 100 रुपए की चीज है और वो उसको बेचता है 180 रुपए में बेचता है, तो इस प्रकार उस व्यक्ति को 80% का लाभ हो रहा है। लेकिन अगर वो उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो 80 का आधा हो जाएगा 90 रुपए। अगर वो 180 रुपए का जो हमारा प्रोडक्ट बेच रहा था, अब वो उसका आधा बेचे तो उसका आधा यानी कि 90 रुपए का बेचेगा, तो 100 रुपए पर कितनी हानि होगी? सॉरी, तो 100 रुपए की चीज 90 की बिकेगी, तो इस दौरान हमें जो है यहाँ पर 10% की हानि होगी। तो आपका सही जवाब कितना हो जाएगा? तो इस प्रकार हानि होगी 10%। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बताइए। एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाएगा? फिर से वही लगाएंगे, 100 रुपए की चीज है, 40% के लाभ पर बेचा हमने यहां पर 140 रुपए का, तो 40% का फायदा हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दें तो 14 तिया 42, 14 तिया 42, तो दोस्तों उसका 3 गुना बेचने पर 420 का बेचेंगे तो 100 रुपए पर कितना फायदा हो रहा है? तो 100 रुपए पर आपका 320% का फायदा हो रहा है। तभी दोस्तों 100 रुपया जो है आपका 420 बन गया है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 320% का। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे पहले वाला क्वेश्चन आपका था, 100 रुपए की चीज 90 रुपए की बेच रहे थे तो 10% का नुकसान हो रहा था, और यहां पर 100 रुपए की चीज अगर 420 की बेचेंगे, 100 रुपए की चीज अगर आप 420 की बेचोगे तो आपको लाभ होगा 320% का। ठीक है ना? कितना लाभ होगा? तो आपको लाभ होगा 320% का। एक संख्या को 4/3 के बजाय अगर 3/4 से गुणा कर दिया जाए तो नया मान अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत होगा? चलिए बताइए। देखिए, कोई भी नंबर आपका है, 4/3 की जगह 3/4 से गुणा कर दिया, ओके, तो नया मान अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत हो जाएगा? मैंने माना संख्या x है और इस संख्या की गुणा जो है 4/3 की वजह इन्होंने 3/4 से कर दिया, तो ये कितना इसका प्रतिशत है ये निकालना है। समझ में आ रही बात आप लोग को? चलिए लगाइए आप लोग। तो 4/3x जो है, 4/3x, ध्यान से बिल्कुल, 3/4x का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो जो नया मान है, ठीक है ना, अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत है, नया मान अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत है, x से x कट जाएगा, 4/3 इंटू ये 3/4 ऊपर आएगा तो 4 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू 100, तो ये मेरा हो जाएगा 4 चौक 16, 1600, 3 तिया 9, तो 9 एकम 9, 7 बचेगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, चलता रहेगा हमारे यहाँ पर, तो 177.77%। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 177.77%, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, 60% खर्च कर देता है तथा बाकी बचाता है कितना? इस सवाल को ध्यान से पढ़ें और फटाफट से मुझे सवाल का जवाब सभी लोग दें। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और बाकी बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्चा अगर 20% घट जाता है तो बचत में कितने % का परिवर्तन होगा, यह आपको निकालना है। मैंने मान लिया व्यक्ति जो है 100 रुपए कमाता था, 100 रुपए में 60 रुपए खर्च करता था और 40 रुपए बचाता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी आय जो है 20% बढ़ गई, तो उसकी आय 100 रुपए से 120 रुपए हो गई। उसका खर्चा जो है 20% घट गया, तो पहले खर्चा था 60%, तो 60 का 20% घट जाएगा तो कितना बचेगा? 8 छंग 48, तो उसका खर्चा जो है 20% घट गया, तो यानी कि 60 से 48 हो गया, तो उसकी बचत में कितना परिवर्तन होगा? 120 रुपया है, अब 120 में अगर 48 रुपया खर्च करता तो बचाता कितना है? 10 में 8 गया 2, 11 में 4 गया 7 4 11 72, तो अब जो है 72 रुपये बचा रहा है, तो 40 से 72 जो हुआ है, तो इसमें आपका कितने प्रतिशत का हुआ है?
वृद्धि हुई है। तो दोस्तों 40 और 32 72, तो 32 रुपए बढ़े हैं 40 रुपए पर। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है यह निकालना है। 4 अट्ठे 32 80%। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 40 से जो 72 हुई है दोस्तों बचत, तो इस बचत में आपका कितना परिवर्तन हुआ है, तो इसमें परिवर्तन हुआ है 80% की वृद्धि हुई है। जैसे 100 रुपए का 120 बना तो इसमें 20% की वृद्धि हुई थी। 60 से 48 बना तो इसमें मेरा क्या हुआ 20% की कमी हो गई। अब 40 से 72 बन रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, तो 40 से 72 बनने में हमारा क्या हो रहा है 80% की वृद्धि हो रही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि स्थिर जल में नाव की गति है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के अनुकूल 190 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा यह आपको निकालना है। अब स्थिर जल में नाव की गति आपको पता है, धारा की गति मालूम है, तो धारा के अनुकूल, अनुकूल समझते हैं, धारा की दिशा में कितना समय लगेगा आपको निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है समय, और समय बराबर मैंने आपको पढ़ाया है दूरी बटे चाल होती है, और धारा की दिशा में है तो चालें जुड़ जाएंगे, आपकी धारा की चाल भी जुड़ेगी और नाव की चाल भी जुड़ेगी। तो दूरी है 190 किलोमीटर, नाव की चाल है 35, धारा की चाल है 15, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 190, 35 40 50 आ जाएगा, 0 0 काट दिया तो 19/5 का मतलब हो गया दोस्तों 5 3 15, 15 4 19, पॉइंट लगाएंगे 0 लगे 5 अट्ठे 40। तो इस प्रकार नाव जो है दोस्तों कितने घंटों में पहुंचेगी, तो 3.8 घंटे में जो है 190 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेगी। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन बी 3.8 बिल्कुल राइट है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो व्यक्ति 2000 मीटर लंबे पुल को विपरीत किनारों पर खड़े हैं। वे क्रमशः 10 की स्पीड से 15 की स्पीड की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तो आपस में मिलने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका होगा दूरी बटे चालों का योग। चालों का योग क्यों मैं बोल रहा हूं, चालों का योग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। जब डायरेक्शन विपरीत हो, एक इधर जा रहा हो दूसरा इधर आ रहा हो, तो चालों को जोड़ते हैं। तो दूरी दे रखी है, पुल की जो लंबाई है वो दे रखी है 2000 मीटर, जो उन दोनों के बीच की दूरी है। चाल हो जाएगी 15 और 10 25 हो जाएगी, तो 25 अट्ठे 200, 0 का 0 आ जाएगा। समय लगेगा दोस्तों 80 सेकंड। तो इस प्रकार दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा, तो दोनों को मिलने में जो समय लगेगा वो लगेगा 80 सेकंड का। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 80 सेकंड आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग जो है क्लास को लाइक करते चलेगा, क्लास को मिलकर आप सभी लोग शेयर कीजिए, मिलकर अपनी क्लास को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी आप लोग की क्लास से जुड़ सकें, जुड़ पाएं, देख पाएं कि किस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बात समझ रहे हैं आप लोग। हाँ चलिए, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो आइए मेरे बब्बर शेरों के शेरों, समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजना में आपको क्या दिया गया दोस्तों, समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज योजना में 2 वर्षों के बाद क्रमशः 1200 रुपए और ये होता है 1290 रुपए। ब्याज की दर 15% है, तो मूलधन कितना होगा। अब आपको पता है फॉर्मूला, क्या मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया, 2 सालों का CI और SI का डिफरेंस बराबर होता है P R/100 की पावर 2। अब ये है हमारा SI, ये है CI, तो इन दोनों का अंतर 1290 में से 1200 घटाओगे 90 आ जाएगा। हमको P निकालना है। R दे रखा है 15/100, इसका दे रखा है स्क्वायर। तो दोस्तों 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो इधर आ जाएगा P, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, बराबर दे रखा है 90, 9 धाम 90, तो P का मान आ जाएगा 4000 रुपये, क्योंकि 400 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हमें प्राप्त होगा 4000 रुपये। क्लियर है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों सही जवाब होगा
मूलधन हमें जो प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा दोस्तों 4,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आइए दोस्तों बात करते हैं जीके की। तो जीके में किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग के पेपर में आ सकते हैं, तो उन प्रश्नों को आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते चलें, क्लास को शेयर करते चलें और मिलकर अपनी क्लास को सपोर्ट करते चलें। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आज का सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि बल्ब में पतला तार जिससे विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर वह दीप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों जो आपका बल्ब होता है, यहां पर अगर हम बात करें बल्ब की, और इसमें जो आप लोग का आगे जो पतला तार जो टंगस्टन का नहीं होता इस तरीके से, ये आप लोग का बल्ब हो गया। तो इसमें दोस्तों ये जो पतला सा जो आपका तार होता है, ये जो टंगस्टन का आपका बना होता है, ये क्या है? इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोला जाता है? तो बिजली के बल्ब में जो पतला तार होता है इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है हमारा? तो ये बना होता है टंगस्टन से। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह करने का माध्यमिक साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह करने का माध्यमिक साधन है? हार्ड ड्राइव, सीडी, यूएसबी। देखिए दोस्तों, संग्रह डेटा को इकट्ठा किसमें कर सकते हैं? तो डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं हम लोग किसमें? इकट्ठा करने का एक माध्यमिक साधन है। हाँ भाई, देखिए एक माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस किसी गैर अस्थिर स्टोरेज डिवाइस को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस होती है। अधिकांश माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क ड्राइव, टेप डिस्क, यहाँ तक कि सीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब भी आपकी होती हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? देखिए आपका हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है ना, सीडी हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। यूएसबी क्या होता है आपका? यूएसबी ड्राइव नहीं होगा आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर पेन ड्राइव होता तो पेन ड्राइव में भी डेटा को हम लोग यहाँ पर स्टोर करके रखते। खैर इसने कहा, ये लोग शायद पेन ड्राइव को धोखे से यूएसबी ड्राइव बोल रहे हैं, क्योंकि पोर्ट तो वही होता ना, उसका यूएसबी केवल ही होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? इनका कहना है केवल सेकंड। तो कौन सा संग्रह करने का एक माध्यमिक साधन है? तो इनका कहना है दोस्तों हार्ड ड्राइव, सीडी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा सीडी में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ओके ना। सीडी में भी डेटा को स्टोर किया जाता है। जो हार्ड ड्राइव आती है उसमें भी डेटा को स्टोर करते हैं। और यूएसबी ड्राइव आती है दोस्तों, यूएसबी जिसको पेन ड्राइव बोलते हैं। पेन ड्राइव में दोस्तों क्या करते हैं? डेटा को हम लोग यहाँ पर स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव में डेटा को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग का तीनों के तीनों राइट होने चाहिए। विकल्पों में कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया गया है। आइए मेरे परम प्रिय दोस्तों, पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु कौन सी है? तो आइए दोस्तों आप लोग बताइए कि पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? ए, बी, सी या फिर डी? और आप लोगों का यहां से सही जवाब होगा, देखिए ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की परत में सिलिकॉन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ओके। और लेकिन इसमें भी दो गैर धातु हैं। यद्यपि एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है। तो ऐसे में आपका विकल्प इसमें दिया गया है एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन के मुताबिक हमारा सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। शीशे की पेंसिल की नोक जो होती है बनी होती है किससे? दोस्तों जो लेड वाली पेंसिल आपकी आती है इसकी नोक जो है किससे बनी होती है? कोयले से, ग्रेफाइट से, जिंक से, चारकोल से। तो ये पेंसिल की जो नोक बनी होती है आप लोग की, ये जो आपकी नोक होती है आगे ब्लैक वाला हिस्सा, तो ये बना होता है ग्रेफाइट का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल की ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है, निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग नहीं होता? देखिए दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल की ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है, ये हमारा किसमें प्रयोग नहीं होता? चलिए बताइए। तो इनमें से किसी में नहीं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, फ्लोरो, क्लोरीन, फ्लोराइन होता है, जो मीथेन और इथेन के अस्थिर व्युत्पन्न के रूप में उत्पादित होता है। तो हमारा सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है, तो सारे तो विकल्प दे रखे हैं। तो किसमें नहीं होता? सब में होता है। तो इसमें कोई विकल्प ऐसा मौजूद ही नहीं जिसमें नहीं होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक
कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर आपका हो जाएगा 5 लाख। चलिए बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक जो है कितनी राशि जो है रुपए का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो आपका सही जवाब होगा 2 लाख रुपए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बीमा के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? चलिए बताइए दोस्तों फटाफट से, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और उद्योगपति थे जिन्होंने डायनामाइट और अन्य शक्तिशाली विस्फोटों का आविष्कार किया। उन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार भी स्थापित किया। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाए यहां पर प्यारे मित्रों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? मध्य सिरा, समांतर शिरा विन्यास, जालिका रूपी या शिरा विन्यास। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या होगा? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पत्तियों पर सिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं सिरा विन्यास, वेनेशियन। वेनेशियन हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया? कहां पर नहीं किया था? जयपुर में, अजमेर में, मथुरा, नई दिल्ली। देखिए, महाराजा सवाई जयसिंह एम्बर साम्राज्य के शासक थे, बाद में जयपुर इसे कहा जाने लगा। तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें सवाई खिताब दिया, तो उन्हें जो है यहाँ पर समकालीन लोगों के लिए 1/4 गुना बेहतर था। तो जय सिंह ने वेधशालाओं को जंतर मंतर कहा जाता है। जय सिंह के वेधशालाओं को जंतर मंतर कहा जाता है। पहला जंतर मंतर 1724 में दिल्ली में बनवाया गया था। तो पहला जो जंतर मंतर था आपका 1724 में आपका नई दिल्ली में आपका बनाया गया। 1934 में आपका जयपुर में दूसरा बनवाया गया। 1934 में जयपुर में आपका दूसरा बनवाया गया। और ध्यान से बिल्कुल देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1934 जयपुर में दूसरा और 1732 और 1734 के बीच में मथुरा और उज्जैन में भी आपका, वाराणसी में देखिए 19 कहां से आ गया आपका ये, ओके ना। इसके अलावा दोस्तों 1732 और 1734 के बीच में आपका मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, यहां पर भी आपके अन्य छोटे वेधशालाओं का निर्माण किया गया। तो इसमें दोस्तों कौन सा आपका नहीं आ रहा है? अजमेर। अजमेर का नाम नहीं आ रहा है, बाकी मथुरा का भी नाम आता है इसमें, उज्जैन का नाम आता है, वाराणसी का नाम आता है। तो यहाँ पर भी छोटी छोटी वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, तो आपका अजमेर नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा आपको 1724, 1732 और 1734। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है। बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? बर्फ के पिघलने से पानी का स्तर वही रहता है। एक तैरती हुई वस्तु अपने वजन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित करती है। तो जमे हुए पानी, एक ओस का आयतन तरल पानी के एक औंस से अधिक मात्रा में होता है। तो बर्फ जो है आपका जमे होने पर अपने आयतन के बराबर ही जगह घेरता है, इसलिए पिघलने पर भी उस पानी का कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पानी का लेवल उतना ही रहेगा जितना कि पहले था, क्योंकि बर्फ पहले ही अपना स्थान घेर चुकी थी, तो उतनी ही जगह पर वो पानी रहेगा। ओके, रिमेन कांस्टेंट। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक और लेखिका कौन है? देखिए, सभी के लिए भोजन, और इसकी लेखिका है आपकी उमा लीले। तो अगर आपका आंसर आ रहा है उमा लीले, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एसिटिलीन का सूत्र क्या है? एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। एसिटिलीन जो है 1836 में एडमंड डेवी द्वारा खोजा गया था। इसकी खोज की थी आपके एडमंड डेवी ने। ओके, इसकी खोज किसने की थी? यहां पर एडमंड डेवी ने इसकी खोज की थी।
और इसका सूत्र होता है C2H2, 1836 में खोजा गया है। अब देखिए आपका अगला सवाल आपको दिया गया, ऑपरेशन मैत्री भारत की थल सेना के नेतृत्व में भूकंप पीड़ित जो है किसमें बचाव एवं राहत मिशन था। ऑपरेशन मैत्री भारत की थल सेना के नेतृत्व में भूकंप पीड़ित और किसमें बचाव एवं राहत मिशन था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और ये है आपका नेपाल। तो ये था नेपाल का राहत मिशन, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नेपाल। क्लियर है। अब होगा आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। देखिए इंग्लिश की क्लास मैंने आपको अलग से करवा रहा हूं मैं इस समय, और पेपर में आपको इंग्लिश का टेस्ट करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए। बोथ दीज सिस्टम्स आर एक्टिंग टुगेदर इंडिकेट अ लॉट ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी इन द सिटी। तो क्या आएगा आपका, इंडिकेट टू, इंडिकेटिंग, इंडिकेट अबाउट या नो इम्प्रूवमेंट। तो देखते हैं कौन बताएगा आप लोगों में। देखिए यहां पर हमारा जो है participle from indicate is required, it is made by adding ing the main verb, तो हमारा indicating हो जाएगा। क्यों, acting together indicating a lot of rainfall activity in the city, तो यहां पर मेरा परफेक्ट आंसर आ जाएगा indicating। क्यों, आर लगा हुआ है, हमारा जो टेंस है वो चल रहा है कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूस के हिसाब से क्या आ जाएगा, इंडिकेटिंग अ लॉट ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी इन द सिटी। सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल में कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो इसलिए हमारा इंडिकेट ना होकर इंडिकेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। चलिए अब देखिए आपका अगला सवाल है आपके सामने। देयर वाज आल्सो अ सिंगल फॉल इन बांद्रा फॉलोइंग द हैवी रेन्स। सिंगल फेलर आपको जो दिया गया है दोस्तों, सिंगल फेलर इज एप्रोप्रिएट एंड एप्रोप्रिएट इन केस ट्रैफिक लाइट आर नॉट वर्किंग। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सिग्नल फेल्ड, ठीक है ना। देयर वाज आल्सो अ सिग्नल फॉल इन बांद्रा फॉलोइंग द हैवी रेन्स। तो यहां पर आपका क्या होना चाहिए दोस्तों प्यारे साथियों, सिग्नल फेलर। ओके, तो बांद्रा में जो दोस्तों क्या हुआ, भारी वर्षा के दौरान जो है बांद्रा में सिग्नल जो है आप लोग के फेल हो गए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिग्नल फेलर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए दोस्तों क्या हुआ, भारी बारिश के कारण बांद्रा में सिग्नल फेल हो गया। सिग्नल फॉल मतलब गिर गया नहीं, फेलर मतलब असफल हो गया, असफल नहीं हुआ। देखिए फॉलिंग मतलब अलग होता है, फेलर मतलब होता है असफल होना। सिग्नल फेल हो गया, यहाँ पर सेंस आ रहा है फेल का। अगर आप फेलर लगाओगे तो फेलर जो है आपका, इसका मतलब नॉन फुलफिलमेंट आ रहा है। फेलर वर्ड के हमारा सिग्नल के बाद फेलर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सिग्नल फेल हो गए। तो करेक्ट आंसर आपका दोस्तों क्या होगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सिग्नल फेल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने, इसको देखिए। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट। दोस्तों आप सभी को बताना है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। आपके पेपर में जो है 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। देखिए दोस्तों, बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, लंबे अगर हम बात करेंगे दोस्तों आपसे संबंधित जो आपका पास्ट है उसको, प्राचीन चीज को क्या बोलेंगे, एंशिएंट। तो एंशिएंट, इन एंशिएंट टाइम्स मैन यूज्ड टू हंट एनिमल एंड लिव इन केव, कि पहले ज़माने में जो मानव होता था वो जानवरों का शिकार करता था और गुफाओं में रहा करता था। तो इसको बोलते हैं दोस्तों लॉन्ग पास्ट बिलोंगिंग। तो बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट का मतलब होता है प्राचीन, एंशिएंट, प्राचीन यानी कि एंशिएंट। टू फ्री प्रिजनर और ऑन पेमेंट, ठीक है ना, टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ से, पैसे देकर जो है कैदी को छोड़ देना। ओके ना, मतलब पैसे, रुपए लेकर कैदी को आजाद कर देना। मतलब जैसे कि आप लोगों ने मर्डर कर दिया
अब मर्डर करने के बाद आपको जेल होती है, लेकिन क्या होता है, आप पैसा पहुंचा देते हो। अब आपने अगर पैसा पहुंचा दिया, रुपया दे दिया, तो वहां से आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, रुपया आ गया, अब तुम घूमो फिरो मजे करो। तो इसको बोलते हैं रैनसम। रैनसम मतलब होता है फिरौती देना। रैनसम मतलब आपका होता है फिरौती देना। बाकी लेसन मतलब होता है क्लास। जेटिशन मतलब होता है एवेंडन, छोड़ना, त्यागना या डंप करना या डिच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट। तो इसको बोलते हैं रैनसम। क्या बोलते हैं? रैनसम बोलते हैं। ग्लैमर की स्पेलिंग बताइए दोस्तों क्या होगी? ग्लैमर मतलब होता है आपका एल्यूर, अट्रैक्शन, ग्लैमर। तो ग्लैमर का दोस्तों मतलब आप लोग को मालूम चल चुका है। इसकी स्पेलिंग आप लोग मुझे बताइए, यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। तो ग्लैमर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है दोस्तों GLAMOUR, ये होगा आपका ग्लैमर। चलिए दोस्तों, अगली स्पेलिंग आपको बतानी यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब आपका होता है दोस्तों एसेंट, मैनर और ऑफ स्पीकिंग। तो बोलने का जो एक मैनर होता है, ठीक है ना, जो तरीका होता है, जैसे कि इंग्लिश है, अब आप लोग इसको क्या बोलोगे? प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। ओके ना, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? बहुत सारे लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है गलत कर देंगे। तो प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग होता है PRO, प्रो, नन, NUN, नन, शिएशन, CIAशन, TION। ये स्पेलिंग तो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ओके, मैनर ऑफ स्पीकिंग इसका मतलब होता है दोस्तों मैनर ऑफ स्पीकिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए आपका ये रहा आज का हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखते हैं कि आप लोगों में से कौन बताएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। वी कैन continued to encourage MPs from all part of the country to work together in support of this vital pieces of legislation। सबसे पहली बात आपको मैंने पढ़ाया है कि जो मॉडल वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म और नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लगा है कैन, और कैन एक मॉडल देखिए, मे, कैन, कुड, ठीक ना, विल, जो भी है मॉडल वर्ब आपके 13-14 हैं। तो इनके साथ में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो वी कैन कंटिन्यू टू इनकरेज MPs। तो यहां पर गलती है पार्ट नंबर 1 में। तो अगर आपका आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर A आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, आप सभी लोग बहुत सही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफी पसंद आ रहा होगा। तो अगर ये क्लास आप लोग को हेल्पफुल लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलकर क्लास को शेयर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।